हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और मैं आज इस वीडियो में पूरा मगध साम्राज्य कवर करने वाला हूँ। आप लोग में से कुछ लोग जानते भी होंगे मगध साम्राज्य के बारे में, पढ़ भी रखा होगा। और मैं इस टॉपिक पे हर वो क्वेश्चन को भी कवर करूँगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मगध साम्राज्य, पहले मैं बेसिक बातें बता दूँ मगध साम्राज्य को लेकर। मगध साम्राज्य से पहले भी एक साम्राज्य था जो था मेरा बृहदत्त वंश, और ये बृहदत्त वंश जो है इसके शासक बृहदत्त ही थे। बृहदत्त का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है जरासंध। और आप सब जानते होंगे, ऑलमोस्ट बिहार के लोग तो पता ही होगा कि हमारे राजगीर में एक जरासंध का अखाड़ा भी है जहां पर जरासंध और भीम के बीच में युद्ध हुआ था। तो मैं वो भी जिक्र करने वाला हूं। बृहदत्त के पिताजी का नाम था बसु, राजा बसु। तो बृहदत्त बसु के पुत्र थे और बृहदत्त का पुत्र था जरासंध। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि जरासंध बहुत सारे राजाओं को पराजित किया, परंतु श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने जरासंध को पराजित कर दिया। जरासंध यानी बृहदत्त वंश का अंतिम शासक था जो मेरा, वो था रिपुंजय। और रिपुंजय एक कमजोर शासक था, इसलिए इसको पुलिक यानी इसके मंत्री इसे पराजित कर देंगे और पुलिक अपने पुत्र यानी बिंबिसार को गद्दी दे देंगे। तो ये था बृहदत्त वंश। ये मेरा बेसिक है जो आपको जानना है। आप नहीं भी जानोगे तो यहां से क्वेश्चन आते नहीं है, बट ये जानना है कि मगध साम्राज्य के से पहले कोई बृहदत्त साम्राज्य था जिसका संस्थापक बृहदत्त था और उसका पुत्र जरासंध। राजगीर में जरासंध का अखाड़ा भी है और जरासंध को श्री कृष्ण के कहने पे भीम पराजित करता है। जरासंध का एक अंतिम पुत्र था जिसका नाम था रिपुंजय। रिपुंजय को पुलिक, रिपुंजय के सेनापति पुलिक इसकी हत्या कर देगा और अपना पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठा देगा। तो आज हम मगध साम्राज्य में बिंबिसार यानी हर्यक वंश, मगध साम्राज्य में टोटल 3 वंश है और तीनों वंश को मैं आज कवर करने वाला हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो आराम से बैठकर आराम से शांति से आप सुनो और इतना भी कंफर्ट जोन में मत चले जाना कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप सो जाओ, ठीक है? तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। चलते हैं मगध। मगध का 3 साम्राज्य था। एक हमारे थे हर्यक वंश, एक था हमारा शिशुनाग वंश और एक हमारा हो जाएगा नंद वंश। ये मगध में 3 वंश थे। तो सबसे पहले हर्यक वंश आता है और हर्यक वंश के संस्थापक होते हैं हमारे बिंबिसार। बिंबिसार, मैं बिंबिसार के बारे में पढ़ाऊंगा। बिंबिसार का एक पुत्र होता है अजातशत्रु, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और इनका एक पुत्र होता है उदायन, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है नागदशक, इनके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे थोड़ा, ठीक है? यह था मेरा हर्यक वंश का राजा शासन। शिशुनाग वंश की स्थापना करता है नागदशक का अमात्य यानी सेनापति शिशुनाग। शिशुनाग वंश की स्थापना करेंगे, ठीक है? और शिशुनाग के बाद गद्दी पर बैठेंगे हमारे कालाशोक साहब। कालाशोक साहब कहा जाता है कि कालाशोक जब अपने साम्राज्य में घूम रहे थे तो इनको कोई चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी, कालाशोक साहब। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक होता है नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन की हत्या कर देगा नंद वंश का शासक महापद्मनंद। महापद्मनंद। और इनका एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है घनानंद। तो वन बाई वन करके मैं ये सारा कवर करने वाला हूं, ये साम्राज्य, ये शासक के बारे में कि किस शासक के साम्राज्य में क्या हुआ। इसी समय हमारे महात्मा बुद्ध भी थे, इसी समय हमारे महावीर स्वामी भी थे। तो आप ये देख लो, मगध साम्राज्य में 3 वंश था, एक का नाम हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, इसी के समय भारत पे सिकंदर आक्रमण करते हैं।
कहा जाता है कि भारत में सिकंदर आते हैं 326 बीसी में, ठीक है, 19 महीनों तक भारत में रहते, तो सिकंदर मैं इसके बाद कवर करने वाला हूं। और इसी शासक को पराजित करके चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसे साफ कर दे रहा हूं बोर्ड को, और 1 बाई 1 मैं ये शासक को डिस्कस करता हूं। तो चलते हैं सबसे पहले हर्यक वंश के ऊपर, कि हर्यक वंश का जो शासक हमारा बिंबिसार है वो अपने साम्राज्य का राज विस्तार किस बेसिस पे करेगा। तो चलते हैं, देखते हैं, शांति से आप बैठे रहो, मैं एक भी क्वेश्चन, एक भी पॉइंट मिस नहीं करने वाला, तो आप आराम से देखना पूरे वीडियो को। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मगध साम्राज्य था कहाँ, मैं इस पर भी थोड़ा जिक्र कर लूँ। तो बिहार को अगर आप देखें, हमारा बिहार अगर जिक्र किया जाए बिहार के बारे में, तो मैं बता दूं कि बिहार के बीच से एक गंगा नदी गुजरती है। मेरा बिहार पढ़ाने का पर्पस नहीं है, बताने का पर्पस बस ये है कि मगध कहाँ था। तो मगध हमारा ये एरिया था, सारा का सारा एरिया ये मगध था। यहाँ पे हमारे वैशाली थे, और ये इस एरिया में मेरा अंग था। ये मगध था, ये वैशाली था, और ये अंग था। अब आपको मैं बता दूं कि महाजनपद 16 महाजनपद थे, 16 में से 3 महाजनपद बिहार में था। यानी बिहार का ये एरिया जिसमें हमारा नालंदा, थोड़ा सा पटना, गया, नवादा, जहानाबाद, ये सारे एरिया आते थे मगध के अंतर्गत। और मगध में फेमस था राजगीर, हमारा ये एरिया राजगीर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, ये क्वेश्चन सिंपल सा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो गृह ब्रिज थी, जिसे हम वर्तमान में राजगीर के नाम से जानते हैं। तो होता क्या है ना, ये मगध का एरिया, बिहार का ये एरिया मगध का था, ये वैशाली का एरिया था, ये अंग का एरिया था। इधर थे कोसल, महाकोसल राज। तो ये सारे राज्य काफी विस्तृत रूप थे, यूपी में बहुत सारे महाजनपद थे, मध्य प्रदेश में भी जनपद थे। होता क्या है, मगध साम्राज्य का एक शासक संस्थापक होता है। पहले हम देख लेंगे, यहां लिख लेते हैं हर्यक वंश। और हर्यक वंश के अंतर में हम देखेंगे कि हर्यक वंश की 544 बीसी से लेकर हमारा 412 बीसी तक रहेगा। हर्यक वंश जो रहेंगे 544 से लेके 412 तक रहेंगे। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा, ये मैप अब ध्यान रखना। यहां हमारा इसका संस्थापक आ जाएंगे बिंबिसार साहब। बिंबिसार का काम क्या होता है कि बिंबिसार अपने राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध से करते हैं। वैवाहिक संबंध क्या, तो बिंबिसार अपने जीवन में 3 शादियां करते हैं। पहली शादी करते हैं कोसल राजवंश की एक पुत्री होती, इसका नाम है महाकोसला। तो बिंबिसार अपना राज्य विस्तार विवाह करके करते हैं। तो बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था, तो बिंबिसार, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि बिंबिसार 544 बीसी में गद्दी पर बैठेंगे, और 490 बीसी तक, 490 यानी 52 वर्षों तक, 492 बीसी तक ये गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है। बिंबिसार इतने सालों तक गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है। तो बिंबिसार के समकालीन थे हमारे महात्मा बुद्ध भी और हमारे महावीर स्वामी भी। बिंबिसार का विवाह हम देख लेते हैं कि राज विस्तार नीति में ये विवाह का इस्तेमाल करते। तो पहला विवाह, इनका प्रथम जो विवाह होगा वो महाकोसला से होगा। ये महाकोसला कौन थी, तो ये प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत की ये बहन थी, ठीक है। इनसे शादी होता है और ये कौशल इनका मित्र हो जाता है। हमारे बिंबिसार यहां बैठे हुए हैं। अब देखिए, एक शादी हो गया, दूसरा विवाह इनका होगा, दूसरा विवाह मेरा होगा इनका वज्जी का। वज्जी है, वैशाली जो है वो वज्जी था पहले, वज्जी। और जो वज्जी है ना, वज्जी की राजधानी वैशाली है, कंफ्यूज नहीं करना है। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की एक राजकुमारी थी, उनका नाम था चेल्लना। चेल्लना ये कहां की थी, तो वज्जी की थी।
तो मगध का साम्राज्य बिंबिसार इनसे भी विवाह करेगा। अब तीसरा शादी करेंगे ये, और तीसरा विवाह करेंगे हमारे पंजाब में एक थी हमारी क्षेमा। क्षेमा कहा जाता है पंजाब की मद्रकुल की रानी थी, पंजाब की थी मद्रकुल की रानी। और मैं यहां पे ये भी बताता चलूं कि ये जो है चलना, इन्हीं से एक पुत्र होगा इनका, जिनका नाम होगा अजात शत्रु। कहीं कहीं भी कंट्राडिक्शन मिलेगा, क्राउन का बुक देख लोगे तो वहां पे आपको दे देगा क्षेमा, नहीं चलना था, यानी कि कौशल वैशाली जो है ना वो अजात शत्रु का नानी घर था। अब इसमें कहानी क्या होता है, अब देख लो। ये तो विवाह कर लिए बिंबिसार, बिंबिसार का 3 विवाह हुआ, जिनसे उनको ये क्षेत्र मिल गया, ये क्षेत्र मिल गया, ये क्षेत्र मिल गया। ये मेरा अंग का क्षेत्र जो बिहार में है वो भागलपुर और मुंगेर का एरिया है अंग। यहां बिंबिसार आक्रमण करेंगे और इसको मगध में मिला लेंगे। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध बनता है, और मगध में बिंबिसार इनको मिला लेगा, इनको मिला लेगा। कौशल मिल गया है अवंती, अवंती, अवंती पे बिंबिसार आक्रमण करेगा। यहां पे अवंती था हमारा, और अवंती के शासक थे उस समय चंडप्रदुत। कहा जाता है कि जब बिंबिसार अवंती पे आक्रमण किए थे तो उनका शासक चंडप्रदुत जो था उनसे युद्ध किया, और चंडप्रदुत युद्ध में हार गया। लेकिन बिंबिसार अपना दयालुतापन दिखाते हुए चंडप्रदुत को अपना मित्र बना लिया। और एक समय की बात है कि चंडप्रदुत मित्र बनने के बाद जब चंडप्रदुत को एक रोग हुआ जिसको कहते हैं पीलिया, जब इनको पीलिया रोग हुआ तो बिंबिसार का एक राजवैद्य था, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं राजवैद्य, और ये क्वेश्चन पूछा है, जिसका नाम था जीवक। तो जीवक को बिंबिसार भेज देंगे अवंती के राजा चंडप्रदुत के पास कि जाइए उनका इलाज कीजिए। जीवक जाते हैं, ठीक करके भी आते हैं। तो ये घटना याद रखना है कि अवंती को सबसे पहले जीता था हमारा बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार की ये सारी कहानी है। बिंबिसार का एक उपनाम भी है, वो भी आप देख ही लो। बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है, और श्रेणिक का अर्थ होता है सेना रखने वाला। यह बात अभी तक पूछा नहीं गया है, बट पूछा जा सकता है कि बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था, जिसका अर्थ होता है सेना रखने वाला। तो बिंबिसार के बारे में इतनी कहानी याद रखना है। हिस्ट्री इज नथिंग बट अ स्टोरी। आपको अगर स्टोरी सुनने में आनंद आता है, अगर आप याद कर सकते हो, कहानी किसी को सुना सकते हो, इट मीन्स आप पूरा का पूरा जीके अपने दिमाग में कवर कर सकते हो। जीके इज नथिंग बट अ हिस्ट्री, सॉरी अ स्टोरी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप याद रखना, ये मैं जो बता रहा हूं, हर्यक वंश का संस्थापक जो बिंबिसार हमारे हैं, ये अब इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि बिंबिसार की मृत्यु होती है, कुछ लोग बोलते हैं, मतलब जैन मत अनुयायी ऐसा कहता है कि बिंबिसार की हत्या कर दी गई थी उनके पुत्र इनके द्वारा, अजात शत्रु के द्वारा। बौद्ध धर्म कहता है ऐसा कुछ नहीं था, अजात शत्रु अपने पिता को काफी प्रेम करता था। तो खैर बातें जो भी रहती होगी, अजात शत्रु अपने पिता की मृत्यु के कारण, मारने के कारण ही अजात शत्रु कुनिके के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अच्छा, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, यानी ये एक ऐसा वंश था जिसका पुत्र अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी हासिल करता है। यहां आप देख लो, अजात शत्रु बिंबिसार की हत्या कर देगा, कुनिके के नाम से प्रसिद्ध होगा। अजात शत्रु का एक पुत्र होगा जिसका नाम है हमारा उदायन। उदायन अजात शत्रु को मार देगा और राजगद्दी हासिल कर लेगा। तो ये हमारा इतने थे बिंबिसार। मैं इसे साफ कर दे रहा हूं क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है और मैं बड़ा बड़ा भी लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। मैप भी मैं हटा दे रहा हूं। आई होप को आपको अच्छे से बातें समझ में आ रही होगी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट राजा जिसका नाम है हमारा अजात शत्रु साहब। अजात शत्रु बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है। ये काफी लड़ाई झगड़ा करते हैं। इवन अपने नानी घर में, जो हमारे इनका नानी घर वैशाली हुआ ना, वहां भी चले जाते हैं लड़ने के लिए। होता क्या है कि बिंबिसार के और भी पुत्र होते हैं, हल और बेहल नामक 2 व्यक्ति। कहा जाता है बिंबिसार 8 लड़ियों वाला हीरा का हार हल और बेहल को देकर रखा था, क्योंकि गद्दी तो अजात शत्रु जानते ही थे कि अजात शत्रु हमारा गद्दी हथिया लेगा। जब अंग को बिंबिसार जीता था ना, तो अंग को दे दिया था अजात शत्रु को कि तुम जाओ और अंग का देखभाल करो। और उसी समय बिंबिसार को यह आभास हो गया था कि आने वाला राजा हमारा अजात शत्रु ही बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि बिंबिसार के पास एक 8 लड़ियों वाला हीरा का हार था, जो दे दिया था अपने सौतेले पुत्र
यानी अपने पुत्र हल और बेहल को, और हल और बेहल भाग कर चले जाते हैं वैशाली। गंगा नदी के पार ही है वैशाली, तो कहा जाता है अजातशत्रु उस हार को पाने के लिए अपने नानी घर यानी वैशाली पर भी आक्रमण करते हैं और हल और बेहल को हासिल करते हैं। लेकिन हल बेहल बोलते हैं कि हमें साम्राज्य नहीं चाहिए, हमें छोड़ दीजिए, और फिर अजातशत्रु उनको माफ कर देते हैं। हल बेहल चले जाते हैं कहाँ, तो सन्यासी बन जाते हैं, बौद्ध धर्म में सन्यासी बन जाते हैं। तो खैर वो बातें नहीं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वहीं पे रहता हूं। आगे चलते हैं, अगला शासक हमारा आएंगे अजातशत्रु साहब। अजातशत्रु, और मैं आपको बता चुका हूं कि अजातशत्रु साहब जो है वो हर्यक वंश के दूसरे शासक और बिंबिसार के पुत्र हैं। इनका शासनकाल जो होगा वो 492 बीसी से 460 तक होगा, 460 बीसी, यहां तक ये शासन करेंगे। ठीक है, अजातशत्रु को लोग कुनिक के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट ये, इनको लोग कुनिक के नाम से जानते हैं। क्यों कुनिक के नाम से जानते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। दूसरा पॉइंट चलते हैं, अजात अभी तक मगध का यानी हर्यक वंश की राजधानी राजगीर ही है, यहां भी राजधानी राजगीर रहने वाली है। अब कहा जाता है अजातशत्रु अवंती के डर से हमारा जो राजगीर है ना, जिसको हम राजगृह कहते थे उस समय, राजगृह वर्तमान में राजगीर है, इनकी किलाबंदी करवा दी थी ताकि अवंती हम पे हमला ना कर सके। अवंती से बच्चा काफी डरता था। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट अजातशत्रु है नहीं, बस ये और ये। अजातशत्रु इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अजातशत्रु के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में होगा। राजगीर में एक पहाड़ी है, शायद विमूलाचल पहाड़ी नहीं, राजगीर में एक पहाड़ी है, जो भी पहाड़ी हो, राजगीर में एक गुफा है, सप्तकर्णी गुफा, एग्जैक्टली याद आ गया। राजगीर में होता है दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन, और राजगीर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है सप्तकर्णी गुफा। यहां पे ही दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन होगा, जिसके शासक जिस समय होंगे, सॉरी द्वितीय नहीं, प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होगा, जिस समय शासक होगा अजातशत्रु। मैं ऑलरेडी इसको कवर कर चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि यहां पे ये आया है। अध्यक्ष होंगे मेरे सबका मीर साहब, सॉरी महाकश्यप साहब, महाकश्यप अध्यक्ष होंगे। ये होगा कब? तो कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के गद्दी पर बैठने के लगभग 8 वर्षों के बाद महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त कर चुके थे, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी तो अजातशत्रु बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो इन्होंने बौद्ध संगति आयोजन किया राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में, और अध्यक्ष बनाया गया था महाकश्यप को, और समय हमारा था 483 बीसी। ये बातें याद रखनी है। दूसरी बौद्ध संगति क्वेश्चन, सॉरी प्रथम बौद्ध संगति का क्वेश्चन पूछ लेता है। अजातशत्रु हमारा खत्म हो जाएगा। अजातशत्रु की हत्या करेंगे इनके पुत्र कुनिक, मैं यहीं पे कवर करते चलता हूं। कुनिक, सॉरी कुनिक, हाँ सॉरी उदयन, कुनिक नहीं है, उदयन है। उदयन साहब होंगे, अजातशत्रु की हत्या कर देंगे। उदयन साहब बैठेंगे हमारे 460 बीसी में, और ये लगभग 444 तक रहेंगे, 444 बीसी तक गद्दी पे रहेंगे। ठीक है, उदयन साहब से एक क्वेश्चन आता है, अब वो क्वेश्चन अभी तक बस यही पूछा गया है कि पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी किसने बनाया था? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हमारे यही साहब। ये बात यहां याद रखने वाली है, मैं बताता चलूं, ये आगे का बात है। सबसे पहली राजधानी है मगध की हमारी गृह ब्रिज, जो राजगीर के नाम से प्रसिद्ध था। दूसरी राजधानी थी हमारी पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश में जाएंगे तो मुझे पता चलेगा ये कि शिशुनाग नामक व्यक्ति मगध की राजधानी बना देगा वैशाली, और आपको आगे पता चलेगा शिशुनाग में ही एक फेमस व्यक्ति है कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी राजधानी फिर से बना दिए पाटलिपुत्र को, ये बात याद रखना है। वैशाली से वो पाटलिपुत्र राजधानी बना देंगे।
ठीक है। तो हर्यक वंश में 3 शासक। हर्यक वंश का लास्ट शासक का मैं बात कर दूं तो हर्यक वंश का लास्ट शासक था नागदशक। बस ये नागदशक के बारे में उसे इतना ही जानना है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन, नागदशक। नागदशक इतना बुर्बक होता है कि इसका सेनापति इसको मार देगा और इसको पता भी नहीं चलता कि ये कब मर गया। ठीक है, तो नागदशक का सेनापति होता है जिसका नाम होता है शिशुनाग। कुछ ज्यादा भरोसा करते हैं इस पर ये, ठीक है। और शिशुनाग इनको जहर देकर और मार देगा और इसी से स्टार्ट होगा हमारा नया वंश जिसका नाम है शिशुनाग वंश। तो फिर से रिपीट करता हूं, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अजात शत्रु दूसरे शासक, बिंबिसार का पुत्र जो बिंबिसार की हत्या कर दिया है और इसका उपनाम कुनिक का है। उसके इनके उत्तराधिकारी आएंगे उदयन। उदयन अपने पिता की हत्या कर देंगे और राजगद्दी संभाल लेंगे। उदयन का बाद आते हैं और भी छोटे छोटे शासक आते हैं, लेकिन नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब हम लोग जानेंगे मगध साम्राज्य में पहला हम देख लिए हर्यक वंश, अब दूसरे पे चर्चा करते हैं। दूसरा हमारा है शिशुनाग वंश। वीडियो में भी शायद थोड़ा लंबा हो जाए बट आप आराम से इसको देखो, एक भी क्वेश्चन मगध से आपका छूटने वाला नहीं है। आप एक बार इसको आराम से देखो और अगर आपको लग रहा है कि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं तो आप YouTube ऐसी फैसिलिटी दे रखी है कि आप स्पीड बढ़ा सकते हो। चलते हैं, हम बात करते हैं दूसरा जो है मेरा शिशुनाग, शिशुनाग वंश। तो जैसा कि ये काफी छोटे छोटे हैं, शिशुनाग भी और हमारा नंद वंश भी। शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग करेगा स्थापना। शिशुनाग ज्यादा कुछ नहीं करेगा, कहा जाता है शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा और शिशुनाग वंश की स्थापना किया और इसने अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाता है वैशाली को, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं शिशुनाग के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, अब शिशुनाग का उत्तराधिकारी होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा, जिसका नाम होगा कालाशोक। कालाशोक के बारे में थोड़ा सा जानना है, इसलिए जानना है ना कि कालाशोक का उपाधि पहले जान लेते हैं। उपाधि क्या था? काक वर्ण की उपाधि थी। पहली बात तो ये उपाधि धारण करता है काक वर्ण की। ठीक है, कालाशोक राजधानी वैशाली यानी मगध की राजधानी वैशाली को फिर से वापस लाएगा और राजधानी बना देगा पाटलिपुत्र, पटना, पाटलिपुत्र। और बता दे, कहा जाता है कि कालाशोक पाटलिपुत्र में घूम रहा था, उसी समय किसी ने कालाशोक को चाकू मारकर हत्या कर दी। ठीक है, कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन होगा। कालाशोक से यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बस ये है कि कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन होगा। दूसरी बौद्ध संगति, और दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहां होगा? तो वैशाली में। वैशाली में यहां आयोजन होगा दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन। शासक है हमारे कालाशोक, ठीक है। अध्यक्ष हमारे कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे सबका मीर साहब। और ये कब होगा? तो 383 BC में होगा। अध्यक्ष कौन थे, कब हुआ, शासक कौन था और कहां हुआ? दूसरी बौद्ध संगति ये। इससे ज्यादा कालाशोक में और पढ़ना भी नहीं है। तो बस शिशुनाग वंश में शिशुनाग को याद रखना है, कालाशोक को याद रखना है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन के बारे में जान लेते हैं। नंदीवर्धन के बारे में इसलिए जान रहे हैं कि बस ये अंतिम शासक है और इसकी हत्या कर देंगे कौन? ऑब्वियस सी बात, इसका सेनापति। और इसका सेनापति कौन होगा? महापद्मनंद। महापद्मनंद इनकी हत्या कर देंगे और स्थापना करेंगे नंद वंश का। एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, और अक्सर लोग गलत करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मगध साम्राज्य में शक्तिशाली वंश कौन था, तो शक्तिशाली वंश जो था वो था नंद वंश, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। नंद वंश सबसे शक्तिशाली था और उसमें से सबसे शक्तिशाली महापद्मनंद ही थे। महापद्मनंद, एक क्वेश्चन और आता है कि बताइए कलिंग को सर्वप्रथम किसने जीता था? तो कलिंग को सर्वप्रथम यही साहब जीतेंगे। अशोक तो 261 BC में जीता है ना, इससे पहले ये कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। तो
तो चलते हैं। और उस समय कलिंग का शासक होता है हमारा खारवेल, ठीक है। तो मेरा खत्म हो गया शिशुनाग वंश। अब हम चलते हैं लास्ट वंश जो है हमारा नंद वंश के ऊपर चर्चा करते हैं। नंद वंश भी काफी छोटा है। हिस्ट्री नथिंग बट अ स्टोरी। आप आराम से स्टोरी को सुनते रहो, किनका पुत्र कौन था, उन्होंने क्या किया, इससे ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। और आप अगर ऑलरेडी सेट लगाते होगे तो यही सब क्वेश्चंस आते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ, काला शोक किस वंश के थे, ये पूछा हुआ है। कुनिक किसको कहा जाता था, ये पूछा हुआ है। तो चलते हैं हम। अब अगला मेरा है नंदवंश। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि नंदवंश के संस्थापक हमारे होंगे कौन? संस्थापक होंगे महापद्मनंद। ये बातें याद रखनी है, महापद्मनंद होंगे, ठीक है। महापद्मनंद करेंगे क्या? तो पहला नंबर कलिंग को जीत लेंगे, कलिंग पर विजय करेंगे ये। और नंदवंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है हमारा महापद्मनंद। ये भी आपको याद रखना है। इससे ज्यादा महापद्मनंद से और कोई क्वेश्चन नंदवंश से इनसे नहीं आता है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ देता है कलिंग पर सबसे पहले विजय किसने की थी, तो नंदवंश याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे शासक आएंगे एक और, उनका नाम होता है हमारा घनानंद। ये धनानंद बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस धनानंद बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है धनानंद के साम्राज्य में, एक इनके राज्य में और इनके राज्य में नहीं, बल्कि जब ये सभा बुलाते थे तो इनके सभा में एक व्यक्ति होते थे जिनका नाम था चाणक्य, जिनको आप विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हो, ठीक है, जिनको आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हो, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी की है। तो याद रखना कि धनानंद इतना घमंडी व्यक्ति था ना कि चाणक्य की निंदा किया था, भरी सभा में उनकी बेइज्जती कर दी। तो चाणक्य बोले थे नंद साहब से, धनानंद से, कि साहब जब तक मैं आपके साम्राज्य का नाश ना कर दूं ना, अपनी चुटिया खुला रखूंगा। उस समय उनका काफी उपहास किया गया था, उपहास इन द सेंस मजाक उड़ाया गया था, और ये काफी हल्के में लिए थे, और ये काफी शक्तिशाली शासक थे। इसी के समय सिकंदर आता है भारत में, और हम सिकंदर के बारे में भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको खत्म करने के बाद वीडियो खत्म कर दूंगा। तो जब चाणक्य, इनके दरबार में कौन रहते थे, ये मैं लिख ही देता हूं। दरबार में रहते थे चाणक्य साहब, चाणक्य, जिनको कहा जाता है विष्णुगुप्त, जिनको कहा जाता है कौटिल्य। ये बातें याद रखनी है, चाणक्य थे और कौटिल्य थे। उसके बाद हम आते हैं, चाणक्य की काफी ये घोर बेइज्जती किए थे, तो चाणक्य बोले थे कि साहब जब तक मैं आपके साम्राज्य का नाश ना कर दूं, मैं अपनी चुटिया खुली रखूंगा। ये बस स्टोरी है, याद रखने वाली बात नहीं है, ठीक है। धनानंद सबसे शक्तिशाली शासक था, अंतिम शासक था, और धनानंद को पराजित करेंगे कौन, तो धनानंद को पराजित करेगा चंद्रगुप्त मौर्य। यह बस आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है धनानंद को चाणक्य की मदद से, अब चाणक्य आ जाएंगे इनके पास, और इनकी मदद से मौर्य धनानंद के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करेंगे। और एक वंश आता है हमारा मौर्य वंश, मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। और इसी वंश, ये दोनों के बीच में आएगा हमारा कौन, तो हमारा आएगा सिकंदर। और ये सिकंदर भी क्वेश्चन यहां से काफी आता है, ठीक है। तो बस ये आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मैं जाते जाते दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और आप सीरियस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे दो। पहला क्वेश्चन है, श्रेणिक की उपाधि किसने धारण की थी? श्रेणिक की उपाधि, और इसका अर्थ क्या होता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वैशाली को मगध की राजधानी किसने बनाया था? और लास्ट क्वेश्चन, काला शोक किस वंश का था? ये तीनों क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। आप ये तीनों का आंसर दे दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप अच्छे से वीडियो मेरा देखते हो, ठीक है। जाते जाते बस मैं इतना बोलता जा रहा हूं, अगर ये आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर देना, ठीक है। हम फिर मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखो। मिलेंगे, सिकंदर के बारे में जिक्र होगा,
मौर्य वंश के बारे में जिक्र होगा। ठीक है, धन्यवाद।